Hello, Joe. Let's see the question. According to Newton's law of gravitation, let F1 and F2 be the forces between two masses m1 and m2 at positions r vector and r2 vector, r1 vector, r2 vector, where f1 vector equals to minus f2 vector equals to minus r12 vector divided by r12 cube g m0 square within bracket m1 m2 upon m0 square of power n। यहाँ पे जो ये बोल्ड लेटर्स हैं ये आपको वेक्टर शो करते हैं। वेयर एम नॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ मास। तो एम नॉट क्या है, मास की डायमेंशन का क्या है, कांस्टेंट है। ओके, आर वन टू वैक्टर यहाँ पे देख रखा है क्या, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर एंड एन इज अ नंबर, सिंपली एक नंबर है। इन सच अ केस ऑप्शन ए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी different for different objects. Option B, none of the law of Kepler will be valid. Option C, only the third law will be valid. Option D, none of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the gravitational law is a central force, center to center वर्क करता है ये, and follows Newton's third law of motion. That means अगर हमारे पास दो masses हैं, this is the mass m1 and this is the mass m2, ठीक है। ये कोई एक जनरल हमने ओरिजिन ले लिया O, यहाँ से m1 मास का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1 वेक्टर है और m2 मास का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया कितना है, r2 वेक्टर है। तो आपको पता है इसके बीच का ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। अब ये अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो इसका नेम हो जाएगा r21 वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये उसका नाम हो जाएगा r12 ऑफ वेक्टर। अदरवाइज तो ये r वेक्टर है ही। मैग्नीट्यूड के तौर पे देखा जाए तो तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि r12 वेक्टर आपका किसके इक्वल हो रखा है, r1 वेक्टर माइनस के r2 वेक्टर की। ये तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स आपको पता है अट्रैक्शन नेचर के होते हैं। ये किधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा ये, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पर ऑलरेडी कि F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर, और ये आपको इक्वल में दे रखा है किसके, माइनस का R12। तो ये माइनस का यहाँ से आई तो माइनस यहाँ आई, और F12 वेक्टर किसके इक्वल है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का होल क्यूब, और यहाँ पे जी एम नॉट स्क्वायर विद इन ब्रैकेट m1 m2 डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर टू दी पावर n। कुछ ये रिलेशन आपको यहाँ पर गिवन। यहाँ r12 वेक्टर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपका पता रखा है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो आपको पता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका होता है क्या, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई फोर्स अपॉन मास। ओके, अब यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे, इक्वल। तो G विल बी इक्वल्स टू ये 1 अपॉन m अपनी जगह पर। अगर हम यहाँ पे F की वैल्यू रख दें तो दिस बिकम्स माइनस का R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का होल क्यूब इंटू जी एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 अपॉन m नॉट स्क्वायर टू दी पावर n। बट आप यहाँ ध्यान से देखें तो G की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करेगी किसके साथ, पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड करेगी, R12 वेक्टर पे। सो G डिपेंड्स ऑन R12 वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द masses, so it is not constant for all the position and all the objects, so it will not a constant quantity for all the objects,
अब पॉइंट इज दिस, अगर आपका जी और कांस्टेंट नहीं होगा तो फॉर केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये ए क्यूब, दैट मीन्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो ये यहां से जब प्रोपोर्शन साइन हटता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है के, ए क्यूब, है ना। यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल जी ऑफ आर ई स्क्वायर। जहाँ के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जी पर। अब जी नहीं कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट नहीं होगा। सो सिंस कांस्टेंट ऑफ proportion is not constant anymore, so it will not valid। तो आपका थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, बट फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज विल बी वैलिड। आपका फर्स्ट और सेकेंड लॉ कैसा है, वैलिड रहेगा। तो अगर अपने ऑप्शंस को आप यहाँ मैच करेंगे तो सबसे पहले द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट बी या विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बी नन ऑफ द थ्री लॉज, तो आपके फर्स्ट और सेकेंड हो रहे तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। सी ओनली द थर्ड लॉ, ये तो इनवैलिड है ही, तो इट इज रॉन्ग, नन ऑफ द इट इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.